अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ज़ान अली कुरैशी है और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे इससे पहले हमने जो लेक्चर अपलोड किए थे, इससे पहले हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशेदपुर की 11th क्लास की बायोलॉजी में से, जो कि बेसिकली न्यू बुक है आपकी। हम इसके जो 2 पहले लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, बेसिकली उनका ताल्लुक भी बायोएनर्जेटिक्स से है, जो कि इस न्यू बुक के अंदर चैप्टर 4 है। तो हम चैप्टर 4 का आज हम तीसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। दिस इज़ अ लेक्चर 3। अगर आपने मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं देखे तो आप काइंडली मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके वो 2 लेक्चर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स, रोल ऑफ पिगमेंट्स एंड हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल समझा था। तो अगर आप वो देख कर इधर आएँ तो आपको इधर और भी बहुत अच्छा कुछ समझ में आएगा। आज जो हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं, हम आज पढ़ेंगे कि किस कैसे क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट को कैच करके एनर्जी कैसे डिलीवर करते हैं इन द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आज हम जस्ट ये समझेंगे, ठीक है। एंड रोल ऑफ वाटर एंड रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप सिंध बोर्ड के स्टूडेंट तो मैं सिंध बोर्ड से जितने भी लेक्चर्स होते हैं, स्पेशली बायोलॉजी के सेक्शन से, वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। और जब ये चैप्टर हमारा ख़त्म होगा तो हम इंशाल्लाह इसके रिटन नोट्स भी मैं आपको PDF फॉर्म में अपलोड कर दूँगा इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हम बिफोर स्टार्टिंग दैट हमें एक बात क्लियर करनी पड़ेगी कि हमारे पास प्लास्टिड्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं। एक प्लास्टिड वो होता है जो हमें प्लांट्स में पाया जाता है। इसका हम कलर क्या कर लेते हैं? ग्रीन कर लेते हैं। जो प्लांट में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, दिस इज़ बेसिकली अ पिगमेंटेड बॉडीज़। पिगमेंटेड बॉडीज से मतलब इसमें ये होता है कि दे आर द कलर्ड बॉडीज़, दे आर बेसिकली ट्रैप अ कलर ऑफ लाइट। अच्छा, जो प्लांट के पास जो पिगमेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो पिगमेंट प्लांट के पास पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं बेसिकली। फिर इन क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो कि बेसिकली वो अपना 100% देते हैं क्या करने के अंदर? लाइट को ट्रैप करने के अंदर, और फिर लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये सीक्वेंस मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जो लोग मेरी वीडियो डायरेक्ट ही तीसरे लेक्चर से देख रहे हैं तो उनको समझ में आया कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, फिर क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और ये वो मॉलिक्यूल होता है जो लाइट एनर्जी को कैच करता है, फिर लाइट एनर्जी की कन्वर्ट करवाता है, फर्दर रिएक्शन के लिए आगे बढ़ाता है। अच्छा, अब आप पूछेंगे क्लोरोप्लास्ट प्लांट में कहाँ पाया जाता है? देखिए, प्लांट में सेल होते हैं जिनको मैंने कहा कि उनको हम क्या कहते हैं? जैसे ये सेल है, इस सेल को मैं कहता हूँ दिस इज़ द क्लोरोप्लास्ट सेल। दिस इज़ द क्लोरोप्लास्ट सेल। इसको हम क्लोरो ऐसे लिख देते हैं सर, जस्ट इंट्रोडक्टरी, तो हम इसको छोटा सा ऐसे लिख देते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट सेल होता है। इस क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है? इसको हम रेड कलर से बनाते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे आपको इस फॉर्म के स्टेक दिखेंगे। क्या दिखेंगे? स्टेक दिखेंगे। ये स्टेक आपस में ऐसे अटैच हुए होते हैं, ठीक है। इन स्टेक को, इस पूरी एक स्टेक को हम क्या नाम देते हैं? इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। इसको हम कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। ठीक है, ठीक है। ये दे आर द ग्रेना। इसमें से अगर हम ये एक उठाते हैं, इस एक को अगर हम इस एक स्टेक में से एक पीस को उठाते हैं तो उसको हम कहते हैं थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई कि थाइलोकॉइड। अच्छा, जब बच्चा थाइलोकॉइड की बात करते हैं तो हम इधर थाइलोकॉइड की मेम्ब्रेन की भी बात करते हैं। ये छोटा सा पीस ले लेते हैं इसका। ये इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या पाए जाते हैं? इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम जस्ट ऐसे लिख लेते हैं। क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। वो कैसे धसे हुए होते हैं? क्लोरोफिल के अंदर धसे हुए होते हैं और वो एक बहुत सारे होते हैं। अगर हम क्लोरोफिल की बात करते हैं तो क्लोरोफिल की तकरीबन कितनी हमारे पास टाइप्स होती हैं? बेसिकली क्लोरोफिल की हमारे पास जो टोटल टाइप होती हैं वो होती है हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है, डी होता है एंड ई होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनके पास जो प्रोमिनेंट जो पिगमेंट्स होते हैं उनके पास क्लोरोफिल ए एंड बी एंड कैरोटीनॉइड होता है। नॉइड, सही है। ये दो जो होते हैं दे आर द एक्सेसरी। दे आर द एक्सेसरी। और ये जो क्लोरोफिल ए होता है दिस इज़ द नेसेसरी। क्या? ये नेसेसरी होता है।
अब एक्सेसरी और नेसेसरी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अपने लेक्चर 2 में बता चुका हूँ, आप जाके उधर इजीली चेक कर सकते हैं। ये देने का सिर्फ ये मतलब था कि अगर आप मेरे लेक्चर डायरेक्ट में आए तो आपको समझ में आए क्या हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे अगली स्लाइड पे। अच्छा, इधर सबसे पहले बात करेगा हम ऐसे, ये जो हेडिंग आ रही है हमारे पास इस पैराग्राफ की, सबसे अच्छी बात लेक्चर्स की ये है कि जितनी भी स्लाइड्स मैंने बनाई है वो आपके पैराग्राफ्स डायरेक्ट उठा के इन स्लाइड्स के ऊपर मैंने प्लेस किया ताकि आप इससे फेमिलियर हैं। आज जब इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, अपनी बुक उठा के पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब इसी तरीके से वो कहता है, एज डिस्क्राइब इन द प्रीवियस सेक्शन, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि लाइट इज़ एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट्स, जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं पिगमेंट्स, और वो क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। अब वो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो मॉलिक्यूल होते हैं। क्लोरोफिल इज बेसिकली केमिकल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल इज जस्ट अ केमिकल मॉलिक्यूल। वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनटू द फोटो सिस्टम। किसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, फोटो सिस्टम के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा आगे में, आपकी बुक में एक डायग्राम है बहुत प्यारी सी, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज होता है गैदर्ड, इकट्ठे होते हैं बिल्कुल। अच्छा, वो जब गैदर्ड होते हैं, बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, तो फिर वो क्या फॉर्म करते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। यानी कि जब वो सारे एक तो खुद भी वो एक केमिकल कॉम्प्लेक्स हैं, जब वो सारे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड एक साथ आके थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे होते हैं बेसिकली ये, तो वो एक एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उस एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम होता है लाइट की सारी वेवलेंथ को कैच करना। सारी वेवलेंथ एक पर्टिकुलर क्लोरोफिल नहीं करता, हर क्लोरोफिल के लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट होती है, जो कि हम इससे पहले लेक्चर 2 में पढ़ के आ चुके हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई है। इसी तरीके से इधर कहता है कि इसको हम इरेज कर लेते हैं। इधर कहता है कि उधर बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं 100 से लेके क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, और क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड भी होता है बेसिकली। ठीक है, अब क्या होता है कि जब वेन एनी एंटीना मॉलिक्यूल, यानी कि एंटीना मॉलिक्यूल से मुराद क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल या कैरोटीनॉइड, जब एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। अच्छा, लाइट की एनर्जी के एब्जॉर्ब से मुराद होता है फोटोन को। फोटोन इज़ अ पार्टिकल, जब वो आके लीफ की सरफेस के ऊपर टकराता है, जैसे कि इसको हम हटाते हैं, जैसे ये लीफ है हमारे पास, तो लीफ की सरफेस के ऊपर आपका ये पार्टिकल होता है जो स्ट्राइक करता है। अब मैंने बताया कि लीफ के पास खास तरीके के पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बॉडीज़ होते हैं स्टेक लाइक, जिनको हम ग्रेना बोलते हैं। उसमें से हम एक पीस उठाएंगे, उस एक पीस को हम थाइलाकोइड बोलेंगे। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है एंड कैरोटीनॉइड होते हैं, जो क्या करते हैं, उस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द लाइसिस ऑफ H2O। जब ये H2O को तोड़ते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 1/0 ऑफ हाइड्रोजन के अंदर अलग हो जाती है। और ये जो हाइड्रोजन होता है बेसिकली दे बिकम अ आयन H2+। ये प्लस क्यों होता है, क्योंकि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है किसके अंदर, अपना फोटो सिस्टम के अंदर, और फिर यही इलेक्ट्रॉन किसके अंदर शामिल हो जाता है, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ये मैंने बहुत आसानी से आपके लिए समराइज़ किया है कि बेसिकली इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का काम क्या होता है, कैसे चलता है। आगे आपकी बुक क्या कहती है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आए इसको आप कॉपी कर लीजिए बिल्कुल ऐसे तरीके से, ताकि आपको आसानी हो। अब कहता है कि व्हेन एनी एंटीना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पिगमेंट टू अनदर पिगमेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, अंटिल इट रीचेज द पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए। मैंने बोला ना क्लोरोफिल ए इज द नेसेसरी, तो जितने भी क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड, ये जो भी एनर्जी को कैच करते हैं वो सारी एनर्जी क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि बेसिकली जिसका बिल्कुल पर्टिकुलर काम होता है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के अंदर। अब आपको पता चला कि लाइट एनर्जी की मदद से ही हम वाटर की क्या कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं, जिसमें से हम वाटर के ऑक्सीजन अलग कर देते हैं और उसके हाइड्रोजन आयन बना के उसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डाल देते हैं। अब उसमें भी हम समझेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन करते क्या आगे चल के आगे की स्लाइड में आ रहा है वो। अच्छा, अब इधर कहता है कि विच इज़ स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बट लोकेटेड इन द डिफरेंट रीजन। आपको पता है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड आर डिफरेंट इन द लोकेटेड इन द डिफरेंट रीजन ऑफ क्लोरोफिल फोटो सिस्टम के अंदर। सही है। अब वो क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम उसमें क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। उस रिएक्शन सेंटर के अंदर बेसिकली उधर ही क्या होती है, लाइसिस ऑफ वाटर होती है। वे आर द फर्स्ट लाइट ड्राइवन केमिकल।
रिएक्शन, जहाँ पे लाइट से पहला केमिकल रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। इट मीन्स द फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। देखिए फोटो सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। क्या होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स? और दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर। सिंपल सी बात है, एंटीना कॉम्प्लेक्स लाइट को गैदर करके किसके पास भेजता है? रिएक्शन सेंटर के पास भेजता है। और रिएक्शन सेंटर क्या करता है? जो एनर्जी लाइट की मदद से आई वो यूज़ करके वाटर को तोड़ देता है, वाटर में से हाइड्रोजन इन्वायरमेंट में निकाल देता है, सॉरी ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में निकाल देता है और हाइड्रोजन को ले लेता है। सही है। तो ये बात थी जो बिल्कुल आसानी से मुझे यकीन है कि आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि द रिएक्शन सेंटर कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल है। देखिए रिएक्शन सेंटर में या तो एक मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल ए का या 2 होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अलोंग विद मेनी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी कि किसके साथ होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर। साइटोक्रोम बी इज़ द प्रोमिनेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर, साइटोक्रोम बी। और इसी तरीके से फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 भी होता है जो कि अपना काम करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर का। अभी इमेज आ गई जो हमने आगे पढ़ा, उसकी पूरी समरी इस इमेज के अंदर आ रही है। अब इसको गौर से देखना आप, इसमें बहुत ज़्यादा बताया हुआ, मैं इसमें अब लिखूँगा नहीं, बस देखें ये पूरा आपके पास जो देख रहे हैं सारे क्या हैं आपके पास? दे आर द क्लोरोफिल। जितने भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड सारे एक साथ हैं जो क्या बना रहे हैं? फोटो सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फोटो सिस्टम। अच्छा, अब ये एंटीना कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? जो एंटीना कॉम्प्लेक्स इसको बोल रहे हैं कि एक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी जब ये साथ होते हैं तो इनको हम क्लोरोफिल क्या बोलते हैं? एंटीना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अच्छा, अब हो रहा क्या है इधर? अब अगर आप गौर करें तो देखें सनलाइट में से रेड कलर की वेवलेंथ आ रही है। रेड कलर की वेवलेंथ किसके पास जा रही है? क्लोरोफिल ए के पास। ब्लू कलर की भी इनके पास। अब देख रहे हैं इसमें से ये जो लाइट इसके पास आई, इसने इस पिगमेंट को भेजी, उसके बाद ये इस पिगमेंट के पास गई, फिर उसके बाद रिएक्शन सेंटर के पास गई। किसके पास गई? रिएक्शन सेंटर ने। सही है। और उसी रिएक्शन सेंटर में क्या हुआ? वाटर स्प्लिट हुआ, लाइसिस ऑफ हाइड्रोजन क्या हुई? अपना वाटर की लाइसिस हो गई, हाइड्रोलाइसिस हो गई, जिसमें से आपके हाइड्रोजन आयन अलग हो गए प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ, और आपका ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट में अलग होगा। तो इस बात से समझ में आता है कि फोटो सिस्टम के अंदर जो पहला रिएक्शन होता है जो कि सनलाइट की मदद से हम उसमें क्या करते हैं? वाटर को तोड़ते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन को लेके किधर दे देते हैं? हम उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देते हैं। किसको दे देते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन अपना एक्सेप्टर, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब वही इलेक्ट्रॉन आगे जाता है प्लास्टर क्विनिन के पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ ऑल्सो अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। उधर क्या होता है आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है। आपको पता है दुनिया में हर चीज़ एक्साइटेड से कहाँ पे आने एक्साइटेड स्टेट्स के बाद कहाँ पे आना चाहती है? रेस्ट में। तो ये जो कैरियर होते हैं क्या करते हैं कि ये करती हैं कि जो एक्साइट यानी कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास शॉर्ट टर्म के लिए आई, थोड़ी सी देर के लिए, इसको क्या करते हैं? यूटिलाइज कर लेते हैं, फ़ौरन उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे भेजते हैं। सही है, एक्सेप्ट करके आगे भेजते हैं। फिर उसके बाद से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होती है उधर क्या मॉलिक्यूल होता है? एडीपी। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर ये क्या करता है? इसकी एनर्जी यूज़ करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडीपी एटीपी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जिससे हमें पता चला कि लाइट एनर्जी से हमें क्या मिल गई? एक एटीपी का मॉलिक्यूल मिल गया, विच इज़ अ एनर्जी करेंसी, सेलुलर एनर्जी करेंसी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो यार लाइक कर दो। अच्छा, एक और बात ये बतानी थी कि एक पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल जो होता है वाटर का, उससे हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इसको आपने याद रखना है। सही है। और उसके निस्बत में हमें एक एटीपी भी मिलता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, ये रिएक्शन अभी अनकम्प्लीट है, हम आगे फर्दर समझेंगे। फिर इसके साथ भी क्या होता है? NADPH भी मिलता है हमें। क्या मिलता है? NADPH, न्यूक्लियोटिनामाइड एडिनाइन डाइफॉस्फेट एच ग्रुप। सही, ये हमें मिलता है। जो फर्दर किस में चले जाते हैं? केल्विन साइकिल में चले जाते हैं प्लांट के, जिसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C3 साइकिल भी कहते हैं। सही है। C3 साइकिल भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगर आप मेरा साथ देंगे। तो अगर आप फरमाइश करेंगे मैं ज़रूर उसके लेक्चर अपलोड करूँगा, करना पड़ेगा मुझे। देखिए यहाँ तक हमने समझा कि अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स क्या होती है, रिएक्शन सेंटर क्या होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होता है। हमने समझा कि एक फोटो सिस्टम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के अंदर हमारे पास क्या होती है? लाइसिस ऑफ वाटर होती है, जिसमें से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है, उसके साथ हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। और फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चले जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना के देते हैं? हमें एटीपी बना के दे देते हैं। और उसमें से जो ऑक्सीजन होती है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। यहाँ तक तो आपको मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारी
आगे जो कहता है कि द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन कार्बन एटम्स एज बेसिक स्केलेटन। सही है। देखिए हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, जिसके पास क्या होती है, कार्बन, जो कि बेसिक स्केलेटन का काम करती है विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। ये किसका रोल बता रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हमने पहले रिएक्शन पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थे प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन थे, और सॉरी वाटर थे, जो बेसिकली आगे रिएक्शन में चल के इन्होंने हमें क्या बना के दिया था, ग्लूकोज बना के दिया था, वाटर बना के दिया था और ऑक्सीजन बना के दिया था। सिंपल सी बात है। तो ये बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम होता है, दिस इज द बेसिक स्केलेटन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। सही है। Carbon from a basic cylinder provide the carbon dioxide during the light dependent reaction. During the light independent reaction क्या होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर आपकी जो लाइट का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि लाइट के अंदर नहीं होती। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जाहिर सी बात है, ये लाइट दिन के अंदर ही होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट होती है, जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को इनिशिएट करवाती है, वो जो प्रोडक्ट इनिशिएट करवाती है वो होती है ATP और NADPH होती है। NADPH, अब आपको पता है ATP और NADPH हमेशा लाइट रिएक्शन के अंदर बनते हैं और फिर वो किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। अच्छा, बोलता है साइंटिस्ट हैड स्टडीड कार्बन डाइऑक्साइड विथ एयर इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस थ्रू स्टोमेटा। सही है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिजॉल्व इनटू वाटर एब्जॉर्ब बाय द सेल वॉल मेसोफिल सेल। देखिए सेल वॉल के बाद क्या होता है, मेसोफिल सेल होते हैं। सही है। दिस एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ डिपेंड्स ऑन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। आपको पता है स्टोमेटा इज द ओपनिंग इन द प्लांट्स विच वो क्या करती है उसके अंदर, जैसे कि प्लांट होता है, जो प्लांट का लीफ होता है, प्लांट का लीफ है, इसमें क्या होता है, इधर स्टोमेटा बने हुए होते हैं छोटे छोटे से। इन स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल जब ज़रूरत होती है कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो खुल जाते हैं, एंड जब उनको ज़रूरत नहीं होती तो बंद हो जाते हैं। यहीं से ही हमें क्या मिलती है, प्लांट इन्हीं जगहों से कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से कलेक्ट करते हैं। अब हमने रोल ऑफ वाटर भी समझा कि रोल ऑफ वाटर क्या होता है, बेसिकली ग्लूकोज का रोल होता है, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर किसका रोल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है, क्योंकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव डिस्कशन दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड्स कार्बन टू CnH2n, और ये बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट H2 प्रोवाइड्स हाइड्रोजन। इससे हमें पता चलता है कि H2O में क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। बट कन्फ्यूजन वॉज डेवलप दैट विच रॉ मटेरियल आइदर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रोवाइड ऑक्सीजन। तो इधर जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि कौन सा रॉ मटेरियल हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की में जो हमारे पास ऑक्सीजन आती है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट में होती है, या जो ऑक्सीजन हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में होती है वो किसके अंदर पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाई जाती है। तो इसको सॉल्व किया था एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, उनका नाम था नील हाइपोथेसिस, नील हाइपोथेसिस था, जिन्होंने 193 के अंदर ये हाइपोथेसिस दिया था। उन्होंने कहा था कि द प्लांट स्प्लिट वाटर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए प्लांट क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं वाटर को, उसमें से हाइड्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं एज बाय प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। बता है हिज हाइपोथेसिस वाज बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसका जो वो था ना हाइपोथेसिस था, बेसिकली इसने बैक्टीरिया के ऊपर चेक किया था, ऐसा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक था। फोटोसिंथेटिक से मुराद वो लाइट को यूज़ करके ही प्लांट की तरह ही एनर्जी लेता था या अपनी डाइट बनाता था। तो विच प्रोड्यूस द सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे कि प्लांट क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस कर रहा था, सल्फर प्रोड्यूस कर रहा था। इन्होंने ये इस तरीके से दिया था। तो अगर हम चाहें तो इसका नील हाइपोथेसिस को भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स, नील हाइपोथेसिस इधर ये कहता है कि नील हाइपोथेसिस, जैसे कि आपको पता है कि नील के बाद नील ने जो हाइपोथेसिस दिया था वो बैक्टीरिया के ऊपर दिया था। तो इसी तरीके से जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन था वो रिलीज था ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वो बेसिकली वाटर थी, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात तो उसके हाइपोथेसिस ने कह दिया था, लेकिन उसकी हाइपोथेसिस थे ना, हाइपोथेसिस बेसिकली जस्ट अ इमेजिनेशन, लेकिन उसको फिर 1940 के अंदर कंफर्म किया गया बाय द एक्सपेरिमेंटली बाय द अदर साइंटिस्ट 1940 के अंदर थ्रू द रेडियो लेबलिंग। अच्छा, रेडियो लेबलिंग में क्या होता है कि इसके अंदर हम कुछ ऐसे रेडियो एलिमेंट्स उठाते हैं
जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है डिफरेंट होता है। अगर हम नॉर्मल ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो H16 होती है, लेकिन जो रेडियो एक्टिव होती है हमारे पास, जो आइसोटोप होता है हमारे पास, वो कौन सा होता है हमारे पास ऑक्सीजन का, वो होता है H18 का। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 प्लांट के ग्रुप ले लिए, ग्रुप 1 ले लिया और ग्रुप 2 ले लिया। ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास जो नॉर्मल वाटर होता है, हमारे पास जो नॉर्मल ऑक्सीजन होती है हमारे पास, वो H16 होती है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्लांट के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो वाटर था, वाटर की मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसको उसके अंदर H18 के साथ H18 वाली वाटर को क्या किया, प्लांट के अंदर दाखिल किया। तो इससे क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो हमें पता चला कि जो एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन मिल रही है वो बेसिकली आइसोटोप है, यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इससे हमें कंफर्म हो गया कि जो नील थे वो करेक्ट थे। उन्हें पहले हाइपोथेसिस में सही कह दिया था कि जो एनवायरनमेंट के अंदर जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो बेसिकली कौन से मॉलिक्यूल देता है हमें, वो वाटर देता है। तो इसी तरीके से जो दूसरा प्लांट था, जो ग्रुप 2 प्लांट था, उसमें क्या किया, उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन को इन्होंने 18 यानी कि H18 वाला ऑक्सीजन डाल दिया, जो कि बेसिकली आइसोटोप था, रेडियो लेबलिंग कर दी। तो उसमें होता है क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन थी वो किस में पाई जाती है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है। तो इससे ही हमें बिल्कुल साबित हो गया कि भाई जो नील थे, वॉन लीन थे, ही इज़ अ करेक्ट दैट कि जो ऑक्सीजन हमें इन्वायरमेंट में मिलती है प्लांट से वो वाटर की होती है, और जो ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में होती है वो कौन देता है हमें, अपना कार्बन डाइऑक्साइड देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 चीज़ देती है, कार्बन भी देती है और ऑक्सीजन भी देती है, और वाटर सिर्फ क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। सिंपल सी बात है जो कि उन्होंने क्लियर कर दी थी। अब ये आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको जस्ट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन दी कि नील हाइपोथेसिस क्या था। तो मेरा काम आपका टाइम बचाना है। तो अगर आपने इस टाइम के अंदर मुझसे कुछ भी सीखा हो तो काइंडली मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिले मेरे इस चैनल को ग्रो होने में, और आपकी सपोर्ट मुझे बहुत दरकार है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट ईजी टू प्रिपेयर द सच लेक्चर्स। इसके लिए काम करना पड़ता है, मुझे खुद को बार बार चेक करना पड़ता है कि मिस्टेक ना हो जाए कोई आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो मैं आपको कहूँगा, पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर बायोएनर्जेटिक के अगले लेक्चर के साथ।